हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जो कि आपका है प्राचीन भारत का इतिहास, उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम ये डिस्कशन करेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी आप 12th क्लियर करके आए हैं, तो कॉलेज में आने के पश्चात किस प्रकार की परीक्षा योजना रहेगी, किस प्रकार से पेपर आएगा, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगी। जब आप पेपर देंगे तो सबसे पहले पेपर में आप देखेंगे कि कुल 3 खंड होंगे। 3 खंड कैसे होंगे? उसमें क्वेश्चंस ऐसे डिवाइड कर रखे होंगे, कुछ तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो कि जिनका उत्तर आपको 50 शब्द में देना है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर खंड अ में प्रत्येक इकाई से 2 अंकों के 2 प्रश्न। आपके यहाँ 5 यूनिट होंगी, तो मतलब 5 यूनिट में से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। और ये जो 10 प्रश्न आएंगे, इन्हें आपको जो उत्तर सीमा दी जाएगी, उत्तर देने की शब्द सीमा दी जाएगी, वो होगी 50 शब्द। इन 2 नंबरों के क्वेश्चन का आपको आंसर 50 शब्द से अधिक में नहीं लिखना। ये तो हो गया आपका खंड अ। अब चलते हैं खंड ब की तरफ। इसमें भी जैसे कि आपको पता है कि आपकी 5 यूनिट होंगी, तो 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से आपको 2 प्रश्न, इनमें आंतरिक विकल्प होगा कि एक ही प्रश्न के साथ और करके दिया होगा, तो 5 के आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे और आंतरिक विकल्प के आधार पर आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसमें प्रत्येक प्रश्न, जो 5 प्रश्न लिखने हैं, उनमें से प्रत्येक का अंक कितना होगा? 7 अंक का होगा। तो आपको 7 अंक के 7-7 अंकों के 5 प्रश्न हल करने होंगे। और इनकी शब्द सीमा कितनी होगी? ये 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहले जो अति लघु उत्तरात्मक थे वो 50 शब्द के होंगे, और ये जो प्रश्न होंगे इनका आपको 200 शब्दों में आंसर देना है। अब खंड ब के बाद आएगा खंड स, जिसमें कि विवरणात्मक प्रश्न होंगे, मतलब उनका आंसर आपको डिटेल में देना होगा। और इसमें प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक प्रश्न, मतलब इसमें 5 प्रश्न होंगे और 5 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्योंकि आपकी 5 इकाई हैं, हर एक इकाई में से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये चॉइस होगी कि आप किन्हीं भी 3 इकाइयों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी जो आंसर देने की शब्द सीमा है वो 500 शब्दों के करीब होगी। 500 550 शब्द आप लिख सकते हैं। इससे बहुत कम भी नहीं लिखना है और बहुत ज्यादा लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार आपको उनका उत्तर लिखना है। और फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा, और इसी प्रकार जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। लेकिन आज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। और ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है, ये प्रारंभिक काल से लेकर 1206 ईस्वी तक, मतलब सल्तनत काल के प्रारंभ
जब प्रारंभ हुआ उससे पूर्व तक का इतिहास आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रही है 5 इकाई हैं। सबसे पहले मैं आपको इकाई 1 के बारे में बताती हूँ। इकाई 1 में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा आपका प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, मतलब कि जिन स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है, उन स्रोतों का अध्ययन, जैसे कि धार्मिक, समसामयिक, इसके अलावा जो पुस्तकें हैं, विदेशी यात्री जो आए उनके माध्यम से हमें किस किस प्रकार की प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, ये आप अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। दूसरा चैप्टर होगा प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित विभिन्न संवत, जिनमें कि विक्रम संवत, शक संवत, इनकी जानकारी दी जाएगी। तत्पश्चात भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सामाजिक विषय होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक। लेकिन यहाँ पर हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि भूगोल और इतिहास जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। जब तक हम इन दोनों चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम पूर्ण तरह से विषय को नहीं समझ सकते। इसके बाद आ जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं। जैसा कि आपने इससे पूर्व भी पढ़ी होंगी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जिसे आप जानते हैं, उस सभ्यता की विशेषताएं कि वो सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, किस प्रकार के नगर बने, किस प्रकार की नगरों की व्यवस्था थी, ये सारी चीज आप सरस्वती सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वैदिक साहित्य में वर्णित समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं धर्म। वैदिक साहित्य जिसमें कि वेद, उपनिषद, अरण्यक, इसके अलावा महाकाव्य, ये सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। और लेकिन कि उन चीज़ों में उस साहित्य में किस प्रकार हमारे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं धर्म कि किस प्रकार का धर्म पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था और उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म का क्या स्वरूप हो गया, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका जनपदों का उदय और गणतंत्रीय राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जनपद और महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद माने जाते हैं। उनमें किस प्रकार की व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इस प्रकार मैं सोचती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। अब हम आते हैं यूनिट 2 में। इसमें मगध का उदय, जैसा कि आप पढ़ के आ रहे हैं कि जनपद और महाजनपद, उन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। कि मगध का उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे, क्या भौगोलिक उसकी विशेषताएं थी, मगध में किन किन राजवंशों ने शासन किया, ये सारी चीज आपकी हर्यक वंश से लेकर नंद साम्राज्य तक, इन सब चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। दूसरा आता है मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान, जिसमें कि नंद वंश को समाप्त करने के पश्चात कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी प्राप्त की और मगध साम्राज्य को अत्यंत उच्च आदर्शों और उच्च स्थान पर स्थापित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान। और तत्पश्चात चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक की नीतियां और उनकी धम्म के क्षेत्र में कि उन्होंने किस प्रकार अपने राज्य में धर्म को स्वयं अपनाया और उनके समय में राजधर्म क्या था, किस प्रकार उन्होंने लोगों के साथ धर्म को शेयर किया, ये सारी चीजें धम्म में आएंगी। तत्पश्चात मौर्य शासन प्रबंध कि वो चाहे जो शासन प्रबंध है
कौटिल्य के अनुसार किस प्रकार का शासन प्रबंध था, मेगस्थनीज ने मौर्य शासन प्रबंध पर क्या प्रकाश डाला है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तत्पश्चात मौर्य युग की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि ऐसे कौन कौन से विशेष कार्य हुए, कौन सी ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, जिसे अशोक ने आगे न केवल भारत में बल्कि उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर देशों में किया, उस साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे। तो ये आ जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये 2 यूनिट आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी यूनिट। पूर्व वैदिक काल में विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात और गुप्त काल के पतन से पूर्व ऐसी कौन सी राजनीतिक शक्तियां थीं जिन्होंने भारत में अपना राज्य किया। तो कि मौर्य साम्राज्य के बाद हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा था, तो शुंग वंश, सातवाहन, शक और कुषाण। कुषाण में कनिष्क प्रथम के नाम से आप सब लोग जानते होंगे कनिष्क प्रथम को, कि उसके समय की क्या सांस्कृतिक साहित्यिक उपलब्धियां रहीं। तो ये सब कि पूर्व गुप्त काल में ये जो शासक गद्दी पर बैठे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्व गुप्त काल के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग, गौतमी सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी, रुद्रदमन प्रथम और कनिष्क प्रथम। तत्पश्चात कि गुप्त काल में, पूर्व गुप्त काल में किस प्रकार की आर्थिक प्रगति हुई भारत में, किस प्रकार का उनका वाणिज्य और व्यापार था, कैसे वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान भेजते थे, किन किन चीज़ों का आयात और निर्यात हुआ करता था। इन सब चीज़ों को हम विशेष रूप से इकाई 3 के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 4th यूनिट आती है आपकी गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त वंश के कुछ शासकों के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन प्रारंभिक इतिहास की इन महत्वपूर्ण शासकों से पहले जो शासक गद्दी पर बैठे उनमें कौन से प्रमुख थे, उनमें चंद्रगुप्त प्रथम तक पढ़ेंगे आप पहले उसमें। उसके पश्चात गुप्त वंश के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, इनमें समुद्रगुप्त, कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार आर्यव्रत की विजय की, कैसे आठविक राज्यों की विजय की, या जितनी भी उसकी साम्राज्य विस्तार की योजना थी वो किस प्रकार थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कैसे शक शासकों का दमन किया गया, स्कंदगुप्त के समय में स्कंदगुप्त ने किस प्रकार शासन किया, हूणों का दमन किया। ये सारी चीजें हम इन शासकों के विषय में यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे गुप्त शासन प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। फिर जैसा कि आपको पता भी होगा कि ये लोग केवल एक शासक ही नहीं थे गुप्त शासक, बल्कि इन्होंने सांस्कृतिक, विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सा प्रगति इस काल में हुई। तो गुप्त काल में सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति। आपने सुना ही होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो सारी चीजें कि किस प्रकार का सांस्कृतिक पुनरुत्थान वगैरह हुआ, वो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है। अब आती है आपकी लास्ट यूनिट, यूनिट 5, कि गुप्त काल के पश्चात का भारत किस प्रकार का था। उसमें वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा, उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, और हर्षवर्धन के अच्छे शासन के पश्चात किस प्रकार दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य एवं पल्लव शासक गद्दी पर बैठे, किस प्रकार का उनका शासन प्रबंध रहा, और दक्षिण भारत में संगम युग की शुरुआत हुई। उस समय संगम युग में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, उनका समाज किस प्रकार का था, संस्कृति किस प्रकार की थी,
ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका त्रिराष्ट्र संघर्ष, जिसमें कि 3 राज्यों के संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। विग्रहराज चहमान, कुमार पाल चालुक्य, ये जो गुजरात के शासक थे, इनके बारे में, एवं भोज परमार की उपलब्धियां तथा राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्व। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत और 12वीं शताब्दी तक का जो उत्तर भारत का इतिहास है, उसमें क्या हुआ था, राजपूत राज्य, छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे, लेकिन वो राजपूत राज्य जो हैं वो एकजुट नहीं रह पाए, परिणाम स्वरूप उनका पतन हो गया और भारत पर जो तुर्की आक्रमणकारी थे वो आक्रमण करने लगे। तो राजपूत राज्यों के पतन के उत्तरदायी तत्व। तो आपको मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में, यानी कि फर्स्ट पेपर में, आपको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से लेकर और राजपूत युग तक का जो इतिहास है वो फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको कि कौन सी बुक्स अगर आप पढ़ें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी। वैसे तो अगर हिंदी में हम प्राचीन भारत की सबसे अच्छी बुक कहें तो वो द्विजेंद्र झा एवं के.एम. श्रीमाली की प्राचीन भारत का इतिहास है। ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय की। और लेकिन इसके अलावा अन्य बुक्स भी हैं, जिसमें ओम प्रकाश का प्राचीन भारत का इतिहास, उर्मिल प्रकाश मिश्र का भारत का इतिहास, ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। और इसके अलावा A.K. मित्तल की बुक भी काफ़ी अच्छी आती है, जो कि साहित्यकार प्रकाशन आगरा से निकलती है। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की बुक्स को कंसल्ट करना चाहें, उनके लिए मैं कहूँगी कि वो R.S. त्रिपाठी की हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया को अगर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और इसके अलावा R.C. मजूमदार की जो बुक है वो प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, इन तथ्यों को काफ़ी विस्तार से उनका विवेचन इसमें किया गया है। तो द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये भी आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बुक्स के माध्यम से, और केवल BA में आकर ऐसा नहीं कि जो बुक्स हमने बताई हैं आप उन्हीं से पढ़ सकते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं और उसमें से आप माइन्यूटली उसका अध्ययन करें। क्योंकि आपका जो ये दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत चैप्टर के अंदर से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जब तक आपको अपने सिलेबस की वाइड नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उनका आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए अच्छी से अच्छी बुक्स लेकर अपने इसका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। थैंक यू।